अभी पहले प्रक्रिया समझ लेते हैं। बाद में कट ऑफ वगैरह तो खेलना ही है, अब हमेशा से खेलते ही आए हैं कट ऑफ है ना, तो कट ऑफ खेलेंगे बाद में, लेकिन अभी पहले प्रक्रिया समझ लेते हैं कि होना क्या है दरअसल। कुछ लोग और बस जुड़ जाएं, उसके बाद फिर लोग से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, तो चलिए बात रखना शुरू करते हैं। दरअसल कल हमें डीपीआई की ओर से सॉफ्टवेयर देखने के लिए बुलाया गया था कि कैसा सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को आप देख लीजिए, अगर कोई यहाँ पे कोई समस्या आ रही हो अगर, तो इसमें आप हमें बताइए, उसके बाद हम लोग कुछ इसमें सुधार करेंगे। जब सब जानते हैं कि आंदोलन हुआ था, आंदोलन होने के बाद उस समय हमें आश्वासन दिया गया था कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आगे की भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। तो उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग देखने कल संघ का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था, पहुंचे थे वहाँ। तो वहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गई और पूरा डेमो करके दिखाया गया कि कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करेगा और ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। उसमें चूंकि वर्ग 1 का मतलब व्याख्याता वर्ग का सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है, तो उसमें वो चीज़ें जो है वो मैनुअली ही चलेंगी, उसमें सॉफ्टवेयर का कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन बाकी जो पद हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक के हैं या शिक्षक के पद हैं और प्रयोगशाला के पद हैं, ये सभी पदों पर सॉफ्टवेयर से ही भर्ती की जाएगी। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया को आप समझिएगा, पहले मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ। पूरी भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। 2 चरण। पहला चरण होगा जिसमें आपको अपना काउंसलिंग होगा। जैसा आप डीएड बीएड की पेपर होता है, तो डीएड बीएड के पेपर में आने के बाद फिर रैंक आ जाता है। रैंक आने के बाद जब आप काउंसलिंग कराने जाते हैं, काउंसलिंग कराने जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉलेज चुनने होते हैं, जो अलग अलग कॉलेज चुना जाता है और फिर आपके रैंक के अनुसार आपको वो कॉलेज अलॉट किया जाता है और उस कॉलेज में जाकर आप फिर अपना ज्वाइनिंग करते हैं, या कहा जाए कि वहाँ एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे आप आगे की पढ़ाई करते हैं। तो सेम वैसा ही प्रोसेस होगा। इसमें ये होगा कि सबसे पहले जो प्रथम चरण होगा उसमें सॉफ्टवेयर जो रहेगा वो खुलेगा, पोर्टल एक खुलेगा। उस पोर्टल में हमें अपना आईडी बनाना होगा और आईडी बनाने के लिए सर्वप्रथम जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपने व्यापम का पेपर दिलाते समय आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर फिर नीचे आपका रोल नंबर जो होगा, आप जिस पद पर आप अप्लाई किए थे उसका जो रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर को डालकर नीचे कैप्चा आता है, जो कैप्चा को सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, उस कैप्चा को आप डालेंगे तो एक पेज ओपन होगा। जो आपका पेज होगा, जो आपने व्यापम में फॉर्म भरा था, तो जो रिजल्ट आया था वो आपका वो वाला पेज ओपन होगा। उस पेज को ओपन करने के बाद नीचे जैसे ही आप उसके स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो उसमें एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन रहेगा। तो आप चाहें तो आपका जो भी पुराना नंबर रहा होगा वो भी, या फिर अभी जो आप नंबर चला रहे हैं वर्तमान में, उस नंबर को आप उसमें डालिएगा। और उस नंबर को डालने के बाद आपको उस नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड जो होता है वो पासवर्ड डालेंगे आप, तो आपको फिर आप पासवर्ड सेट करने के लिए आएगा। आप पासवर्ड बनाएंगे, जो पासवर्ड जो है जैसा सभी नियमों का ख्याल रखा गया है उस पासवर्ड में बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करके उसमें फिर पासवर्ड डालकर आप एक अपनी आईडी तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद जैसे आप आईडी बन जाएगा, आईडी बनने के बाद आप फिर से उसके ओपन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उसमें आप लॉगिन करेंगे, क्योंकि आपके पास आपका पासवर्ड भी रहेगा और यूज़र आईडी भी रहेगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप उसमें लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो व्यापम में आपने जो पेपर दिलाया था, जो उसका परीक्षा फल आया था, रिजल्ट आया था,
वो एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स होंगे। उसमें माता का नाम, पिता का नाम, आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब होगा। और उसमें आपका फोटो भी दिखाया जाएगा, जो वो फोटो जो आपने व्यापम का फॉर्म भरते समय दिखाया था। इसमें आपका कहीं पे भी कहीं पर भी आपका रैंक नहीं दिखाया जाएगा, केवल आपके नंबर दिखाए जाएंगे। जो आपका नंबर मिला हुआ था वो नंबर लिखा रहेगा, और वो नंबर लिखा रहेगा ऊपर में। नीचे फिर जिलों को या संभाग को, आप शिक्षक में है तो संभाग का, और सहायक शिक्षक में होगा तो जिलों का, आपने जितने जिले या जितने संभाग क्लिक किए थे, टिक किए थे, जो आपने चुना था पहले, वही जिले आपके को दिखेंगे या आपका संभाग आपको दिखेगा। उसे आप जब सामने जाएंगे उसके, तो 1 2 या 3 4 5 करके आप क्रम वाइज जमा सकते हैं। आपको जिस जिले में पहले आपको प्राथमिकता चाहिए वो जिला आप चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद आपको एक मैंडेटरी होगा कि आपको सभी जिलों में आपको भरना होगा। सभी जिलों में कहने का मतलब है आपको प्राथमिकता तय करना होगा, चाहे वो 36 जिले हों। आपको पूरा प्राथमिकता 1 2 3 4 5 ऐसे आपको जमाते आना है। आपको जिस जिले में पहले चाहिए उस जिले का आप पहला करके, फिर उसके बाद जिस जिले में आपको नहीं चाहिए होगा, बिल्कुल नहीं चाहिए होगा, उस जिले को अंतिम में कर आप उसको कर सकते हैं। अब उसके बाद जब पूरा प्रोसेस अपना लेंगे, पूरा सभी प्राथमिकता को तय कर लेंगे कि आपको यहाँ यहाँ ऐसे नौकरी करना है, प्राथमिकता क्रम में आप जमा लेंगे, तो आपको फिर कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आप उसको कंफर्म करेंगे। आप जब तक पूरा नहीं जमाएंगे तब तक कंफर्म नहीं होगा, वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले सभी जिलों में आप चयन करेंगे, आप प्राथमिकता देंगे, उसके बाद कंफर्म करके आप आगे जाइएगा। तो आपके पेज में आपको प्रिंट ऑप्शन है, एक बार वैसे तो कंफर्म करने का भी आएगा, एक प्रीव्यू आएगा। उस प्रीव्यू में अगर आपने कुछ गलती की है, अगर आपको कुछ और उसमें चेंजेस करने हैं, परिवर्तन करने हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं फिर से। और उसके बाद अंतिम में आप फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा, आप कंफर्म कीजिएगा तो आगे का प्रोसेस होगा। उसके बाद अंतिम में आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको प्रिंट करके निकलवा के आप अपने पास रख सकते हैं, उसकी कॉपी, जो बाद में आपको काम आएगी। आप प्रिंट करवा के रख लीजिए। उसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है, वो जो पहली प्रक्रिया है, मतलब कहने का मतलब है 2 चरणों में से ये पहला चरण वो पूरा हो जाएगा। ये पहला चरण हो गया। इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो ये काउंसलिंग शब्द यूज किया जा सकता है, और काउंसलिंग हो गया आपका। और जितने आप जिस पद के लिए अप्लाई किए थे, चाहे आप समझिएगा कि अगर शिक्षक का पद है तो आप जिस सब्जेक्ट में है, जिस विषय में है, मान के चलिएगा कि बायो में 1000 पद हैं कुल छत्तीसगढ़ में, तो कुल 1000 पदों के ST SC OBC जनरल और PH का जो पद है, उतने लोगों को ये काउंसलिंग करने का अवसर पहले मिलेगा। एक सूची आएगी जिसमें पूरे पद के लोगों को एक बार में सूची आएगी, और उन्हीं लोगों को फिर ये काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उन लोग फिर उसमें जाके काउंसलिंग कराएंगे। फिर ये विभाग का दूसरा चरण जब शुरू होगा, तो दूसरा चरण आपको समझाता हूँ कि दूसरा चरण क्या होगा। दूसरा चरण ये होगा कि आपने पहले जिले और संभाग तय कर लिए हैं। अब आपका जैसा रैंक है, अब मान के चलिए कि संभाग वाइज समझा रहा हूँ, मान के चलिए कि रायपुर में 100 पद OBC और जनरल के हैं, और आप OBC हैं और आपका रंग 100 के अंदर है, आपने पहले रायपुर को चुना है, तो रायपुर में आपका चयन हो जाएगा, और बाकी सभी जिलों से आपका नाम कट जाएगा, वो स्वमेव कट जाएगा, और रायपुर में आपका चयन हो जाएगा। क्योंकि आपने उसको प्राथमिकता क्रम में आपने जमाया था, तो आप वहाँ आपका नाम अब रायपुर में आएगा, और आप रायपुर के संभाग में जाकर, या फिर आप अगर जिला वाले हो, सहायक शिक्षक वाले हो, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर आपको सत्यापन कराना होगा। और सत्यापन के लिए कोई निश्चित डेट निर्धारित नहीं होगी। इसके लिए एक टेंटेटिव डेट ऐसा दिया जाएगा कि आप 4 से 10 तारीख के बीच में, 4 जनवरी या फरवरी के आसपास, 4 या 10 मतलब 1 हफ्ते का लगभग समय आपको दिया जाएगा। उस बीच में आप जाकर वहाँ सत्यापन कराएंगे, और वहाँ सत्यापन कराने के बाद अगर आप पात्र हैं तो आपकी नौकरी वहाँ तय हो जाती है, और अगर आप किसी कारणवश अपात्र हैं तो आपको अवसर दिया जाएगा कि आप उसमें अपनी दावापत्ती वगैरह करें, और उसके बाद फिर अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी, नियुक्ति की सूची जारी कर दी जाएगी। तो इसमें हमारा संघ जो है, संघ और हम सभी एक ही मांग को लेकर उस दिन गए थे कि हमारी केवल एक ही मांग रहेगी, और वो है MKCL की पद्धति। तो बहुतों को अभी MKCL का मतलब नहीं समझ में आया था। दरअसल MKCL एक कंपनी का नाम है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की नहीं, एक प्राइवेट कंपनी है।
वो भर्ती प्रक्रिया जब भी होती वहाँ तो एक ऐसा ही जैसा आपको अभी बताया मैं 2 चरण में जैसी भर्ती प्रक्रिया होती है वैसा ही उन लोग अपनाते हैं। तो ये नाम एमके सील पड़ गया है, वैसे ये ऑनलाइन पद्धति कहा जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑनलाइन पद्धति से भर्ती होगी पूरा का पूरा, ई और टी का भी ऑप्शन रहेगा जी नरेश मार्को सर। उसमें ई और टी जिले अलग अलग रहेंगे, आप उसको चुनने का अवसर आराम से मिलेगा। हमको डेमो करके दिखाया गया है कि आप हम कैसे चुन सकते हैं। उसमें देखिए समझिएगा बात को, जैसे मान के चलिए कि 5 संभाग हैं और 5 संभाग के 2-2 ई और टी को मिला के 10 है, तो 5 पहले ई के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर 5 पहले ई के जिले संभाग होंगे और नीचे फिर टी के 5 संभाग होंगे। आप उसको क्रम वाइज जमा सकते हैं कि आपको ई में पहले चाहिए, टी में पहले चाहिए, किसका ऐसे समझ में आ जाएगा। जब अब जैसे ही आप खोलेंगे आप सॉफ्टवेयर को तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि 5% छूट होगा कि नहीं, इंजीनियरिंग वालों का क्या होगा, डिग्री डिप्लोमा का क्या होगा। देखिए वो सब हम करने वहाँ नहीं गए थे, हम केवल भर्ती की प्रक्रिया के लिए वहाँ पर गए थे और कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा ये विभाग तय करेगी। इस पर कोई बात वहाँ पर नहीं हुई है कल जाने के बाद। और जहाँ तक बात है मैडम दीक्षा गोस्वामी जी, केमिस्ट्री लिस्ट में संशोधन कब होगा? केमिस्ट्री लिस्ट में संशोधन नहीं होगा। जितने लोग हैं मान के लिए अगर जिनका चयन हो रहा है उनका चयन हो जाएगा और अब उसमें पद अभी भी नहीं भरे होंगे अगर बाय द वे, तो और लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। लेक्चरर का पात्र लिस्ट ये सब आएगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अभी सॉफ्टवेयर का काम डेमो के लिए तो हो गया है लेकिन अंतिम चरणों में है, थोड़ा सा और उसमें काम बचा हुआ है। चूँकि बहुत लोगों को उसमें काम करना है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस उसको काम और रखा गया है। वहाँ हम जब गए तो सॉफ्टवेयर को हमको दिखाया गया पहले, तो सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां थी, जिन कमियों को फिर संघ के लोगों ने हमने खासतौर पे अनिरुद्ध साहू सर क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्होंने कोर्स किया हुआ है तो उनको सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, उनको ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा था उस सॉफ्टवेयर के बारे में, टेक्निकलिटी को उसमें समझ रहे थे। उसमें जो भी तकनीकी खामियां थी उसको उन्होंने समझा और उनके समक्ष रखा, तो वो उन्होंने उसमें थोड़ा चेंजेस किया है और हमारे जो भी सुझाव थे उसको उन्होंने कंसिडर करते हुए उस सुझाव को फिर माना है और अब उसमें सुझाव को मानकर फिर आगे की प्रक्रिया भी सॉफ्टवेयर में उसमें सुधार करके की जाएगी। और बहुत कुछ हमारे मन में डाउट था। सुशांत हराई सर थे और हमारे अध्यक्ष दाऊद खान जी थे, मैडम थी सरिता झा जी थी, दानेश्वर साहू भाई थे। इन सब ने जो भी मन में था वो सभी प्रश्न उन्होंने किया और कितने लोगों को काउंसलिंग बनाए। काउंसलिंग में मैं बताया जैसे कि जितना पद है राज्य स्तरीय पद को आप देखिए, जितना पद है उन पदों में आप रोस्टर वाइज देख लीजिए आरक्षण कितना है, क्या है, कैसे है, और उतने ही लोगों को फिर बुलाया जाएगा। मैं सच बताऊं तो यहाँ पे अभी पात्र कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा ये बताने में बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं केवल यह बताने आया हूँ कि आगे की भर्ती प्रक्रिया कैसे होने वाली है और कैसे ये हमारे फायदेमंद रहेगा। फायदेमंद यही होगा कि पहले जो एक जगह होता था व्याख्याता सत्यापन की पूरी प्रक्रिया इसी महीने तक कंप्लीट कर ली जाएगी सर राहुल रात्रे से। इसी महीने व्याख्याता का पूरा सत्यापन कार्य पूरा कर लिया जाएगा, बहुत तेजी से होने वाला है। आगे दिवाली के बाद एक ही दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स को बुलाकर सत्यापन का कार्य कराया जाएगा। हमको स्पष्ट जानकारी दी गई है, हमको बोला गया, हमारे संघ की ओर से भी मांग था कि सर टेबल वगैरह बढ़ाइए क्योंकि 70-80 लोगों का एक दिन में सत्यापन हो रहा है, 3-3 हजार लोग हैं और बाकी ऐसे में सत्यापन चलते रहेगा 2-3 महीने लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि एक ही दिन में 2-3 लोगों को बुलाया, 2-3 सब्जेक्ट्स के लोगों को बुलाया जाएगा और बहुत जल्दी ये काम होगा। और जहाँ तक बात है कितने गुना बुलाया जाएगा, गुना नहीं, जितना पद है उतने लोगों को बुलाया जाएगा, इसमें कोई गुना वाली बात नहीं है। और बाई दबे मान के चलिए कि उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, कई लोग होते हैं अपात्र हो जाते हैं, कई लोग ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, कई लोग वर्ग 1 वगैरह में चल गए, 2 में चले गए, तो जो पद खाली होते जाएगा वो
फिर सेकंड सूची आएगी, उस सेकंड सूची में जितने लोग होंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक 14,580 पद भरे नहीं जाएंगे तब तक सूची निकलती ही जाएगी।